देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। शाम के 7 बज चुके हैं और समय हो गया है आपके फेवरेट कार्यक्रम यानी कि फेवरेट डिबेट शो का, जिसका नाम है जवाब तो चाहिए, जिसमें आज अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा की, विदेश मीडिया के उस सोच की जिससे भारतीय मतदाताओं को मोदी के खिलाफ भड़काया जा सके, प्रभावित किया जा सके, उसके बारे में बात करेंगे। भारत में चल रहे लोकसभा चुनाव के 2 चरण की वोटिंग पूरी हो चुकी है। तीसरे चरण के लिए मतदान की तैयारी चल रही है, लेकिन इस बीच पश्चिमी मीडिया का लगातार भारतीय चुनाव पर एजेंडा आधारित लेख पढ़ने को मिल रहा है कि भाई भाजपा के खिलाफ और मोदी के खिलाफ छापना है तो अभी सही समय है, ऐसा फॉरेन मीडिया समझता है। अमेरिकी मीडिया CNN जो है कि बड़ा चैनल है, बड़ा ग्रुप है, ने अपने लेख में भारत के धार्मिक शहर काशी में मुसलमानों को डराया हुआ बताया हुआ है कि भाई वो डरे हुए हैं। भारत विरोधी एजेंडा चलाने वाले CNN का ये लेख ना सिर्फ दुनिया में भारत की छवि को नकारात्मक बनाने के लिए है, बल्कि भारतीय समुदाय में भी नफरत फैलाने की कोशिश कर रहा है। इस लेखक के माध्यम से मुसलमानों को भड़काने की कोशिश भी की गई है और लेख में लिखा कि अगर मोदी दोबारा चुने गए तो सबसे बुरा होगा। इतना ही नहीं, CNN ने देश के सार्वजनिक संस्था में बैठे लोगों को लेकर भी भ्रमित करने की कोशिश की है और कहा कि हिंदू राष्ट्रवादियों को प्रमुख सरकारी संस्थानों में शीर्ष पदों पर नियुक्त किया गया है ताकि मुसलमानों को गलत तरीके से टारगेट किया जा सके। साथ ही इस लेख में पीएम मोदी का विरोध करते करते राम मंदिर का भी विरोध किया गया है, उसका भी जिक्र किया गया है। उसने बताया कि राम मंदिर के निर्माण से देश के सेक्युलर फैब्रिक को नुकसान पहुंचा है। इन्हें बड़ी दिलचस्पी होने लगी है हमारे देश के फैब्रिक में। साथ ही इस लेख के माध्यम से सेक्युलर की रक्षा के लिए हिंदू को कहा गया है कि काशी के ज्ञानवापी ढांचे पर से अपना दावा छोड़ दें। देश के वोटर को भड़काने और चुनाव को प्रभावित करने के लिए भारत विरोधी और हिंदू विरोधी नैरेटिव चलाने की कोशिश की जा रही है। ये मीडिया हाउस लगातार झूठ बोल रहे हैं। हाल ही में एक विदेशी मीडिया ने ऐसा ही एक लेख प्रकाशित किया। 1 मई को एक अमेरिकी मीडिया संस्थान ने एक लेख प्रकाशित किया। इस लेख के जरिए बताया गया कि काशी में मुस्लिम डरे हुए हैं कि पीएम मोदी का तीसरा कार्यकाल उनको ना मिले। सवाल है कि चुनाव के बीच इस लेख के माध्यम से कौन सी ताकतें मोदी का पतन करना चाहती हैं। सवाल यह भी है कि सेक्युलरिज्म का ठेका क्या केवल हिंदुओं ने ले रखा है, उन्हीं को आप पाठ पढ़ाते फिरेंगे। और आखिर में यह प्रश्न भी मैं पूछता हूं कि दुनिया भर में बढ़ रही भारत की ताकत से विदेशी मीडिया या फिर विदेशी ताकतें क्यों घबराई हुई हैं और इसे इन सब को मैं कहता हूं जलन क्यों हो रही है। चर्चा इसी को लेकर करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए और मामले की गंभीरता को समझिए। चलिए, आपने पूरी खबर को समझ लिया, प्रोपेगेंडा को समझ लिया, विदेशी ताकतों और विदेशी मीडिया चैनल्स की भारत में चुनावों में दिलचस्पी, भारत के हिंदू और मुसलमानों में दिलचस्पी और नरेंद्र मोदी में इतनी ज़्यादा दिलचस्पी। आपको लगता होगा ऐसे ही है, लेकिन इसका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। मैं चाहूँगा तमाम मेहमान हमारे टीवी स्क्रीन्स पर आपके कुछ ही पलों में आएंगे ताकि इस चर्चा को सार्थक किया जा सके, समझा जा सके कि आखिर मामला क्या है। और हिंदू मुसलमान करने की बात जो आरोप ये यहां पर लगाते हैं, भारतीय जनता पार्टी पर लगाते हैं, ये तमाम बातें करी जाती हैं, लेकिन जिस तरीके से चोट पहुंचाने का, आघात पहुंचाने का प्रयास किया गया है, ये प्रोपेगेंडा अब तो देश की जनता को समझना चाहिए कि भाई भारत के खिलाफ कौन कौन क्या क्या प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। मैं तो इसको प्रोपेगेंडा कहता हूं। लेकिन स्वागत करता हूं तमाम गेस्ट के जो इस वक्त हमारे साथ हैं। आलोक वत्स हैं, प्रवक्ता हैं भाजपा के। आपका धन्यवाद, आपने समय निकाला और काफी प्रश्न आपसे रहेंगे क्योंकि मोदी जी के खिलाफ काफी कुछ कहा गया है, तो आपको एक्सप्लेन करना होगा कि ये झूठ कितना है और सच इसमें कितनी सच्चाई है। हमारे साथ उसी के साथ साथ सुरेंद्र स्वामी जी हैं, विदेश मामलों के जानकार। आपका धन्यवाद, आपने समय निकाला, आपसे बहुत कुछ सीखना है, जानना है। उसी के साथ साथ हमारे साथ रमजान चौधरी जी भी हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, मुस्लिम स्कॉलर हैं। आपसे भी जानना होगा कि क्या वाकई जो ये पिक्चर पेंट करने का प्रयास करते हैं, मुसलमानों को डरा हुआ प्रताड़ित बताते हैं, वो उसमें सच्चाई कितनी है और प्रोपेगेंडा कितना है। लेकिन मामले की शुरुआत आलोक वत्स जी, इस तरीके के आर्टिकल्स अगर आते हैं भाजपा के खिलाफ, पीएम मोदी के खिलाफ, क्या एक तरीके से इसकी भी कोई क्रोनोलॉजी है, कोई एजेंडा है? आपको लगता है कुछ ताकतें ऐसी हैं जो इसके पीछे लगी हुई हैं और आखिर लगी हुई हैं तो कैसे लगी हैं, कहां से इनकी सोर्सिंग है और इतनी शक्ति मिलती कैसे? और इस तरीके से मैं कहता हूं, एक शब्द मैंने इजाद किया है, बौद्धिक आतंकवाद जिसको अगर कहें, एक तरीके से बौद्धिक आतंकवाद किया गया है और देश की जनता को गुमराह करना। एक बड़ा संस्थान अगर कोई आर्टिकल छापता है, कोई लेख छापता है, जनता पढ़ती है और प्रभावित हो सकती है। आलोक वत्स जी, आपका जवाब। देखिए शिवम जी, अभी के दौर में जिस तरीके से विदेशी ताकतें मोदी जी के पीछे लग गई हैं,
उससे तो ये प्रतीत होता है कि वो भारत में एक मजबूत और स्थिर सरकार के फेवर में नहीं है। लगातार अनर्गल बातें छापना, चाहे वो अमेरिका के कुछ न्यूज़पेपर हों या CNN की रिपोर्टें हुए हों, हमने लगातार देखा है कि भारत विरोधी और जो चीजें यहाँ नहीं हो रही हैं उसको इस तरीके से पेश करना जैसे यहाँ का मसलन मुसलमान दवा कुचला है, जल के जी रहा है। ये तो ऐसा कहीं प्रतीत नहीं होता है। मुसलमान भी अपने धर्म त्योहार उतनी ही जोशो खरोश से मनाते हैं जितना हम हिंदू लोग मनाते हैं। मुसलमान उन्हीं संस्थाओं में पढ़ रहे हैं जहां हम पढ़ते हैं। मुसलमान उन्हीं जगहों को खरीदारी कर रहे हैं जहां हम करते हैं। मुसलमान उन्हीं टूरिस्ट स्पॉट्स में जाते हैं जहां हम जाते हैं। तो डर अगर होगा तो आदमी ये सब चीजों में पार्टिसिपेट करेगा? क्या ये पॉसिबल है? तो ये सब बातें, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सरकार पिछले 10 साल से हिंदुस्तान में कायम है, भारत में कायम है, और वो भारत को शीर्ष स्थान पर ले जाने की कवायद में जुटी हुई है। 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में ऑलरेडी खड़ी हो गई है, ठीक, तीसरे की तरफ जाने की पुरजोर तैयारी में है। और जितनी भी रेटिंग एजेंसियां हैं वर्ल्ड की, आप किसी ने इस बात को डिफर नहीं किया है कि इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एंड द सेफेस्ट प्लेस टू इन्वेस्ट। आज विश्व में जितनी अशांति फैली है, जगह जगह पर जो लड़ाइयां हो रही हैं, उससे इंडिकेशन है कि शायद वर्ल्ड वॉर की तरफ भी मामला जा सकता है। उस माहौल में भारत की छवि मजबूत और एक धर्मनिरपेक्ष और एक ह्यूमैनिटी के ऊपर बेस्ड सरकार की बातें होती है। ठीक। आज हमारी छवि को आपने देखा, एक छोटा सा हल्का सा झलक दे रहा हूं कि पाकिस्तान जब ये लड़ाई हो रही थी रशिया और यूक्रेन की, तो वहां से जब इविक्शन की बात आई, ये नरेंद्र मोदी की ताकत थी जिसने वहां पर दोनों को कह के और एक 8 घंटे का सीज फायर करा दिया था। और उसके बाद देश और दुनिया ने देखा कि पाकिस्तानी नवयुवक नवयुवतियां भी स्टूडेंट भारतीय झंडे के अंदर रेस्क्यू अपने को करवा रहे हैं। बिल्कुल, ये इस भारत की ताकत को विश्व के नेताओं को, विश्व के लोगों को नहीं पच रहा। बिल्कुल बिल्कुल, ये तमाम बातें आपकी। और मैं एक महत्वपूर्ण एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे, लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहता हूं कि केवल नरेंद्र मोदी ही नहीं, अगर कोई और भी इनकी जगह होता और ये पार्टी ही नहीं कोई और भी पार्टी होती, तो इस तरीके के हस्तक्षेप को बर्दाश्त क्या किया जा सकता है भारत के आंतरिक मामलों में, और क्या कुछ हो रहा है कि विदेश में बैठे हुए एसी के कमरे से आपने एक एनालिसिस कर दिया और अपना प्रोपेगेंडा चला लिया, और लेकिन देश के अंदर बर्बादी का सबब आप लोग बन रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, चर्चा महत्वपूर्ण है, जारी रहेगी। छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस आएंगे। चलिए, ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। वापस हम आते हैं जिस चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे थे। मोदी को हराने में लगी है विदेशी ताकतें, देश के सेकुलर फैब्रिक की बातें वो करते हैं, लेकिन ये इस तरीके के प्रोपेगेंडा को क्या हमें समझ जाना चाहिए। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर भी हैं और रमजान चौधरी जी, और विदेश मामलों के जानकार सुंदर स्वामी जी भी हैं। आलोक वत्स ने भी अपने पॉइंट को रखा, लेकिन इस बात को हमें समझना होगा कि ये क्या इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। एक कोई प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है, कुछ ऐसा तरीका अपनाया जा रहा है ताकि लोगों के दिमागों को असर किया जाए, दिमाग में असर डाला जाए, इस तरीके का ब्रेन वॉश किया जाए लोगों का, और इतने बड़े लेवल पर भारत का विरोध करना एक बड़ी मीडिया संस्थान के द्वारा, तो क्या वहाँ की सरकार को कुछ समझ में नहीं आता? हम जानना चाहेंगे सुरेंद्र स्वामी जी आपसे, क्या ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर आप इसको समझते हैं, या फिर इसके पीछे और भी कुछ है, या प्रोपेगेंडा, फंडिंग, तमाम चीज़ें आप जितने भेद खोलना चाह रहे हैं आप खोल सकते हैं। नहीं, इसमें सभी बातें हैं, जितनी बातें आपने उठाई है। सबसे पहले तो ये है कि जो पहले 2 फेज का चुनाव हुआ है, उस चुनाव में कांग्रेस और इनके गठबंधन को ये समझ में आ गया है कि वो ये चुनाव हार रहे हैं। इसीलिए कल आपने देखा होगा कि यूपी में वोट जिहाद की बात उठी। उसके बाद आपने कल ही देखा कि पाकिस्तान से उन्होंने कहा कि भाई हम कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए, राहुल गांधी को हम सपोर्ट करते हैं। और आज ये जो ये आर्टिकल छपा है CNN में, ये उसी कड़ी में ये एक प्रयास है।
उसका कारण ये है कि कांग्रेस और इनको भी ये समझ में आ गया है कि मुसलमानों का भले ही छोटा हो लेकिन एक वर्ग है जो एकजुट होकर के इंडी गठबंधन के लिए वोट नहीं कर रहा है और वो भाजपा के लिए भी वोट कर रहा है। और इसीलिए कल वोट जिहाद में कहा कि भाई ऐसे लोगों का बहिष्कार करो, इनका हुक्का पानी बंद करो। तो ये तो एक बात हुई जो इकोसिस्टम यहाँ से काम कर रहा है। दूसरी बात सीएनएन अखबार की मैं आपको कहना चाहूंगा कि सीएनएन अखबार शुरू से ही भारत विरोधी रहा है। ये अमेरिका में भी इसको राष्ट्र विरोधी और वामपंथी विचारधारा का माना गया है। पिछले बार जब ट्रंप के इलेक्शन हुए थे तब भी वहां इनका यही रुख था। और तीसरी बात जो फंडिंग की है, जो सबको मालूम है कि जॉर्ज सोरोस जो हैं उन्होंने $1 बिलियन यानी कि अगर हम हिंदुस्तानी रुपए में देखें तो करीब करीब आप समझ लीजिए 8,200 करोड़ रुपया, और अगर हम पाकिस्तानी रुपए में देखें तो करीब करीब 20,000 करोड़ रुपया उसने ईयर मार्क किया। खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मैं मोदी को हटाना चाहता हूं, मोदी को हटाया जाना चाहिए। मोदी जो है वो देश को बहुत ताकतवर कर रहा है, वहां हिंदू ताकतें बढ़ रही हैं, और लेकिन उसको मालूम था कि कुछ नहीं होगा, इसलिए उसने खुद एक सेंटेंस और भी बोला एंड में कि मुझे लगता नहीं कि मेरे जीते जी ये हो पाएगा। उधर एक दूसरे मिस्टर डेनियल है जो चाइना के मार्फत जो पैसा यहाँ पे जर्नलिस्ट को और न्यूज एजेंसीज को फंड करते हैं। न्यूज क्लिक पे आपने सुनाई है कल जो चार्जशीट दाखिल हुई है कि उनके जो एम्प्लॉइज थे वो कैश जाकर के सीए के आंदोलन में बांटते थे। तो ये तो निश्चित है कि भारत एक बहुत बड़ा राष्ट्र है, तरक्की के रास्ते पर है। अभी भले ही हम तीसरी आर्थिक शक्ति ना बने हों, जो बनेंगे 2 साल में, लेकिन आज विश्व में अमेरिका और रूस के बाद सब मानने लगे हैं कि भारत तीसरी बड़ी ताकत है। अब जिन लोगों की हम कॉलोनी रहे, जिन्होंने हम पे राज किया, चाहे वो मुगल्स हों, चाहे वो अंग्रेज हों, यूरोपियंस हों, उनको बड़ा दुख हो रहा है। उनको बहुत अंदर से कष्ट है कि ये भारत इतनी तेजी से मोदी के राज में तरक्की कर रहा है, इस ऊंचाई पर ये आ गया है, तो इनको हम वो कैसे बर्दाश्त करेंगे। और इसीलिए इवन अमेरिका से हमारे अच्छे संबंध हैं, लेकिन बीच बीच में आपने देखा होगा कि वो तरह तरह की बातें करते रहते हैं। लेकिन शिवम मेहता जी, एक बात इस देश के लोग खूब अच्छी तरह से समझ गए हैं कि 10 साल में जो हमारी विदेश नीति है उसमें आमूलचूल परिवर्तन हो चुका है। एक जमाना था जब हम सफाई देते फिरते थे, आज सीएनएन ने ये छाप दिया तो कल यहाँ से भारत सरकार कहेगी अरे साहब हमारा ये मंशा नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, हम ऐसे नहीं हैं, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। और वही सब चलता था। यहाँ लुटियन दिल्ली में बैठे हुए लोग हिंदुस्तान की सरकार चलाते थे, जो मन में आता था छापते थे, चाहे उस जमाने के और आज भी जो चल रहे हैं वो, चाहे प्रिंट अखबार हो, प्रिंट हो, न्यूज क्लिक हो, ये सब जानते हैं। लेकिन अब क्या परिवर्तन हो गया है कि अब इनकी कोई परवाह ही नहीं करता है, इनको कोई भाव नहीं देता है, इनको कोई गांठता नहीं है। और जो भारत की विदेश नीति है उसमें हम खुलकर मुंह पर जवाब देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल खुलकर मुंह पर जवाब देते हैं। हमने खुलकर कहा कि अगर हमारे देश पे कोई हमला करेगा तो हम घुसकर मारेंगे। नहीं बोल पाया अमेरिका, नहीं बोल पाया यूरोप, कैसे बोलेंगे। तो अब वो जमाने गए। बल्कि हम तो ये कह रहे हैं कि बजाय इसके सीएनएन ये छापे कि यहाँ मुसलमानों का क्या हो रहा है, उनको ये लेख लिखना चाहिए कि अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में बिल्कुल जो मुस्लिम पैलेस्टीनियन के समर्थन में जो वहां पे विरोध कर रहे हैं, बिल्कुल सुरेंद्र, 2000 से ज्यादा मुसलमानों को पकड़ के ले गए। और आपने जॉर्ज सोरोस का नाम दिया, और जॉर्ज सोरोस उसमें भी पैलेस्टाइन, प्रो पैलेस्टाइन फंडिंग में वहां की यूनिवर्सिटीज में, वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि वो फंडिंग के लिए जिम्मेदार है। तो वो इसको आखिर और क्या चाहिए इस व्यक्ति को, वो तो हम आपको बताएंगे। छोटा सा ब्रेक पुनः लेंगे, फिर हमारे जो 7 मुस्लिम स्कॉलर जुड़े हैं रमजान चौधरी जी, उनसे बात करेंगे। चलिए, ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। विदेशी प्रोपेगेंडा न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से, प्रिंट के माध्यम से, बड़ी संस्थाओं के माध्यम से भारत में हिंदू मुसलमानों को लड़ाने का प्रयास करना, फ़ायदा किसको होगा, और ऐसा एक फेक नैरेटिव सेट करने का प्रयास करना, इससे लाभ किसको होगा। रमजान चौधरी जी, जिस तरीके की शब्दावली का प्रयोग किया गया है उस आर्टिकल के बारे में, ज्ञानवापी का मुद्दा उसकी चर्चा की जाती है, राम मंदिर का मुद्दा है उसकी चर्चा की जाती है, और फिर क्या बताया जाता है कि भाई हिंदू मुसलमानों में वो बात
नहीं रही, फलानी सरकार जो है वो जिम्मेदार है, ये सब एनालिसिस, इस टाइम पे ये आर्टिकल आना, चुनावों की बात करना, और ऐसी एनालिसिस अगर ये करें तो ऐसा तो नहीं है कि भाई इससे पहले जो सरकारें थी वहाँ पर ऐसा कोई दंगा ना हुआ हो, ऐसी कोई बात ना हुई हो, दुश्मनी अगर किसी दो लोगों की रही, आपस में कोई लड़ाई हुई तो क्या उसको एक नेशनल इंटरनेशनल मुद्दा बना दिया जाएगा? और राम मंदिर का हक, जो कि भाई बहुत सबको पता है वहाँ पर मंदिर ही था, और फिर ये ज्ञानवापी वाला मामला, आपको लगता है विदेशी चैनल्स को इस तरीके की टिप्पणी एनालिसिस करने का कोई हक है अगर हम कुछ नहीं कर रहे उनके बारे में ऐसी एनालिसिस? तो शिवम जी, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया है। जी। वत्स साहब ने और स्वामी जी ने अपना पक्ष रखा और मैं उनकी बहुत सारी बातों से सहमत हूँ। और सहमत इसलिए हूँ कि कोई भी विदेशी ताकत, ये बहुत सारे प्रोपेगेंडा पहले से चलते आए हैं भारत के खिलाफ, लेकिन भारत एक ऐसी उभरती मजबूत शक्ति है कि इसको कोई आर्टिकल CNN का या कोई विदेशी ताकत कम से कम कमजोर नहीं कर सकती, और आज के वक्त में तो बिल्कुल नहीं कर सकती। लेकिन मेरा जो ऐतराज है वो इस बात पर है कि जब कांग्रेस की सरकार, खासतौर पे इंदिरा गांधी की सरकार कमजोर होती थी तो वो अक्सर ये बात कहती थी कि विदेशी ताकतों का हाथ है, जबकि उनका अपना हाथ होता था। और इसी तरह से आज जब एक मजबूत सरकार बनी है, कभी भी कांग्रेस ने वोट मांगा मुसलमानों को डराकर कि अगर मोदी आ गया, बीजेपी आ गई तो तुम्हें बहुत नुकसान होगा, खतरा होगा, यानी डर की राजनीति की थी। लेकिन आज अगर हमारे पास एक मजबूत सरकार है तो मैं समझता हूं कि हमारी सरकार को भी डराने की बात नहीं करनी चाहिए कि मुसलमानों के पास संसाधन चले जाएंगे, आपके मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे, आपके साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं इससे सहमत नहीं हूं। राम मंदिर बना, हमारा है, कोर्ट का फैसला आया, बना, हमारी आस्थाओं का सवाल था, कोई एतराज नहीं है। और भी कोई फैसला आएगा, हम सहमत हैं। लेकिन अगर बड़े काम हुए हैं, बड़ी तरक्की हुई है और की है सरकार ने, तो हम मुद्दों पर वोट मांगे। हम हिंदू मुसलमान पाकिस्तान विदेश पर वोट ना मांगे तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि अगर हिंदुओं को डराकर वोट मांगा जा रहा है अब, या फिर पहले मुसलमानों को डराकर वोट मांगा जा रहा था, मैं वत्स साहब से पूछना चाहता हूं कि क्या ये सही है? क्या हम विदेशी ताकतों को मौका नहीं दे रहे इस बात को कि वो हमारे ऊपर टीका टिप्पणी करें? अगर हम अपने मुद्दों पर बात करें, भारत को मजबूत करने की बात करें, अपने जो देश की तरक्की है उस पर बात करें, उस पर चुनाव लड़ें, तो शायद ये टीका टिप्पणी करने का मौका ही ना मिले विदेशी ताकतों को। मेरा ये सिर्फ कहना है। पर आपने जो बात की है कि भाई कांग्रेस के घोषणा पत्र का जो मतलब एनालिसिस जो किया है पीएम मोदी ने और भाजपा के द्वारा, और उसमें क्योंकि उसमें देखिए पर्सनल लॉज का जिक्र किया गया है, मतलब ये मेरी टिप्पणी जवाब वत्स जी की तरफ से आएगा, उसमें पर्सनल लॉज की बात और ये प्रॉपर्टी के बारे में भी कुछ चीजें हैं, कुछ ऐसी लाइनें हैं जिसका एनालिसिस करना, जिसको समझाना, वो भाजपा को समझाने का प्रयास करी। राजनीति चलती रहती है, वो तो यही कहते हैं कि भाई हम आर्थिक शक्ति भी तो बड़ी बन रहे हैं, रोजगार के माध्यम भी हम बढ़ाने के प्रयास करें, टेक्नोलॉजी चेंज अगर हो रहा है भारत में, यूपीआई की सारी चीजें, और भारत का जो रुतबा है वो भी आपने माना होगा कि जब बदल गया है, पहले वाली बात नहीं रही है। और हम हर किसी की अब बात तो नहीं सुनते रहेंगे कि अमेरिका हमें डिक्टेट नहीं करेगा। अब अमेरिका भी सोच समझ के देखिए, पहले क्या होता था कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में जो विदेशी पत्रकार होते हैं, भारत से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछ लेते थे विपक्ष के फायदे वाला, कि भाई मान लो एंटी बीजेपी का जो प्रोपेगेंडा है उससे सवाल पूछते थे, फिर अमेरिका अगर कोई जवाब कोई वहां पर अफसर दे देता था फिर वो मुद्दा बन जाता था। लेकिन अब आप देखेंगे वो भी अवॉइड किया जा रहा है। आलोक वत्स जी, लेकिन ये जो आप पर जो आरोप जो लगाया जा रहा है कि भाई रमजान जी कह रहे हैं कि भाई हमें ऐसा मुद्दा ही क्यों दें, और वो जिस तरीके से कह रहे हैं कि भाई प्रॉपर्टी जो चली जाएगी मुसलमानों को, मंगलसूत्र, ये तमाम चीजें, इस पर जवाब दे दीजिए। रमजान चौधरी जी का ये प्रश्न है। देखिए च्यून भाई, रमजान चौधरी की बहुत सी बातों से मैं अग्री करता हूं। उन्होंने बहुत साफगोई से चीजें रखी है, इसका भी मैं आदर करता हूं जी। और एक बात मैं आप सुरेंद्र स्वामी जी को भी, आपको भी और रमजान भाई को भी बताना चाहता हूं जी। विगत कुछ वर्षों से जो हिंदुस्तान में सबसे बड़ी गिरावट आई है वो है पॉलिटिकल स्तर। ये अपने लोएस्ट पर आके टिक गया है। इसमें संस्कार, शुचिता, सच्चाई, साफगोई का कहीं समावेश नहीं।
पर एक बात ये कह रहे हैं, रमजान चौधरी कह रहे हैं कि हाँ, लेट मी कंप्लीट। हाँ, और इस हमाम में सब नंगे हैं, कोई अछूता नहीं। कोई आदमी कितना भी अपने बारे में कह दे कि आई एम अ मैन ऑफ डिफरेंस, मैं नहीं मानता। और जिस तरीके की चीजें परोसी जा रही है, जिस तरीके की डिबेट्स में हम लोगों को इन्वॉल्व होना पड़ रहा है, समटाइम्स इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिफेंड। नहीं, पर मैं ये मुद्दा ये है कि वो कह रहे हैं कि भाई हम विदेशी ताकतों को ऐसा मौका क्या दें, ये उनकी उनकी मन की बात थी कि भाई ऐसा कुछ अगर कमेंट्री की जा रही है तो। कमिंग टू दैट पॉइंट, जब तक आपने मुझे बीच में टोक दिया, हाँ, हाँ, कि जीत के लिए कुछ भी करने के कोई आदमी, कोई भी तैयार है। ये सब जो बातें हुई हैं, ये वोट बैंक को एक तरफ करने के लिहाज से हुई हैं, और सही है कि अगर ऐसी बातें आप करेंगे तो जो बाहर जो ताकतें बैठी हुई हैं उनको तो इसको आप ऐसा बोल उछालते क्यों हैं जिस पर किसी को किक करने का मौका मिल जाए। ठीक, तो इन चीजों को समझना होगा और इसके लिए समाज को समझना होगा। बिल्कुल 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 आलोक जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल जीता जागता उदाहरण आते देखिए हैं आज। आते हैं आलोक जी, एक छोटा सा ब्रेक, पुनः आपके पास वापस आते हैं, छोटा सा ब्रेक, फिर चर्चा को जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का पुनः स्वागत है। देखिए, हम जो प्रश्न आपसे पूछ रहे थे, जो आपको बात बता रहे थे, जिस बारे में चर्चा कर रहे थे कि भाई विदेशी मीडिया का प्रोपेगेंडा आखिर भारत के खिलाफ है। केवल भाजपा और नरेंद्र मोदी को टारगेट करना एक बात है, लेकिन देश की जनता के दिमाग में क्या मैसेज डालने का प्रयास किया जा रहा है, वो भी चुनाव के दौरान। आलोक जी, आप अपनी बात कह रहे थे, उसको बात को आप अपनी पूरी कर सकते हैं, फिर सुरेंद्र जी आपसे प्रश्न पूछेंगे। मेरा यही कहना है कि राजनीति होनी चाहिए, तो राजनीति होनी चाहिए अबव द बेल्ट। ये तो बिलो द बेल्ट की राजनीति जो यहाँ पर घर कर गई है, और क्रिमिनल्स का जिस तरीके से समावेश हो गया है, ये सब लोकतंत्र के लिए एक घातक, ठीक, बिल्कुल साइन है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये समाज के लोगों को इन चीजों को नकारना पड़ेगा। हाँ, मैं और पर आलोक जी, वही वो हमारा ये चर्चा का कारण भी इसलिए था। देखिए, कल एक एमपी का, हाँ, कल या परसों में वो एमपी का प्रसन्ना, क्या नाम है उसका, जो देवगौड़ा का ग्रैंडसन है, ठीक है ठीक है ठीक है, who has fled from the country, वो देश से भाग चुका है, प्रसन्न, हाँ बिल्कुल। और मुझे लगता है वो देश में आएगा भी नहीं। 3000 उसके, आई एम टोल्ड कि उसके 3000 है वो रील्स। वो करता क्या था? इवन एन एमपी, वो करता क्या था? वो दिन भर खाली यही करता था। सोचिए। ठीक है, बिल्कुल। उनके पिताजी भी उसमें संगत थे, और ये लोग बहुत अहम पद पर बैठे हुए थे। ठीक है, क्या हो गया? कैसे लोग आ रहे हैं हमारे हमको लीड करने? बिल्कुल ठीक है ठीक है। ये आपकी बातें तमाम जो पॉइंट्स आपने रखी, सुरेंद्र जी आपसे मैं अगर ये पूछूं, चलिए आपने जो महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर रखा था और आपने ये कहा कि जॉर्ज सोरोस का नाम आपने यहाँ पर लिया, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, इतना पैसा अगर लगाया जाता है तो उसका उद्देश्य क्या होता है? क्या लाभ है जिसको पाने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है? इतना पैसा अगर लगाया जा रहा है, हजारों करोड़ रुपए लगाया जा रहा है, तो ऐसे तो नहीं कोई भी व्यापारी या कोई भी ऐसी सोच रखने वाला कुछ तो सोच के पैसा लगाता होगा। नहीं, देखिए, उन लोगों के पास पैसा है और वो पैसा इसलिए लगा रहे हैं ताकि भारत टुकड़े टुकड़े हो, यहाँ पे हम धर्म और जाति में बंट जाएं। पहले उन्होंने, देखिए, बहुत पहले कोशिश करी लोगों को धर्म पे बांटने की, फिर उन्होंने कोशिश की जाति पे बांटने की, और उसमें उनको सफलता नहीं मिल रही है। मैं रमजान चौधरी जी की बात पे ये जवाब देना चाहता हूँ कि जो उन्होंने मोदी जी की बात को गलत तरीके से लिया है। मोदी जी न हिंदुओं को डरा रहे हैं, न हिंदू डर रहे हैं, और न ही वो मुसलमानों को डरा रहे हैं। मोदी जी ये एक डिफरेंस कांग्रेस और भाजपा की नीति में आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं सभी मुसलमानों को कि जहां तक भाजपा का सवाल है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको देता हूं, शिवम मेहता जी, जो कभी आता नहीं है डिबेट में, कि मुसलमानों की इस देश में आबादी क्या है।
14 से 16%। 2011 के सेंसस में 14% थी, अब 16-17% होगी। लेकिन जो मोदी जी की योजनाएं हैं, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो अन्न योजना हो, चाहे वो मकान योजना हो, चौधरी जी से पूछिए कि 32 से 35% मुसलमान बेनिफिट ले रहे हैं। बिल्कुल। मतलब आपकी आपकी आबादी तो देश की 16% और बेनिफिट आपको मिल रहा है 35%, 32%। तो यही इस बात को दिखाता है कि मोदी जी कहते हैं इस देश का सब नागरिक बराबर है, जो गरीब है हम उसको दे रहे हैं, अब वो मुसलमान है तो उसको ज्यादा मिल रहा है। बिल्कुल। वो ये बताना चाह रहे हैं कि कांग्रेस की जो नीति है, जो शुरू से इस देश में रही, बंटवारे से लेके आज तक, वो ये नीति रही कि कभी भी इस देश के लोग एक होकर ना रहें। भाषा पर लड़ें, धर्म पर लड़ें, जातियों पर लड़ें, जातियों पे नहीं तो अब उनके वो कह रहे हैं कि साहब राम कब का टक्कर शिव देंगे। वो इनके जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि मेरा नाम जो है वो शिव का ही नाम है, तो अब शिव राम को टक्कर देगा। इन लोगों को न कोई सनातन का ज्ञान है, न कोई देश का ज्ञान है, न देश की संस्कृति का ज्ञान है। तो रमजान जी, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, वो ये नहीं कह रहे हैं कि मुसलमान हमारा ले लेगा, वो ये कह रहे हैं कि ये पार्टी ऐसी है जो टुकड़े करने के लिए देश में इस तरह की योजनाएं लाएंगी कि आप सब आपस में लड़ेंगे, एक दूसरे का सर फोड़ेंगे। और यही इनका मैंडेट है, यही इनको दिया गया है। और आप देखिए, जब बार बार लोग कहते हैं ना इंदिरा जी इंदिरा जी, इंदिरा जी की कांग्रेस है क्या ये? आप बताइए, क्या ये आज की कांग्रेस इंदिरा जी की कांग्रेस है? बिल्कुल ठीक है। आप मानते हैं इंदिरा जी की कांग्रेस? जवाब इंदिरा जी। अच्छा, दूसरा देखिए आप, जब कांग्रेस का शासन था तो मुसलमानों की भर्ती सिविल सर्विस में क्या थी? 3%, 2%, 5 लोग नहीं आते थे, पूरी रिजल्ट आता था। आज 50-50 लोग भर्ती हो रहे हैं। अगर मोदी मुसलमानों के खिलाफ है, भर्ती क्यों नहीं रोक देता? आप ये सब बातों को समझिए कि हमारे देश को एक होकर रहना है। और मोदी जी मुसलमानों को ये बता रहे हैं कि अगर तुम कांग्रेस पार्टी के साथ रहते हो तो ये कांग्रेस पार्टी तुम्हें मरवा के छोड़ेगी। ठीक है सुरेंद्र जी, बिल्कुल आपका जवाब, आपके प्रश्न का जवाब ले लेते हैं। रमजान जी, बिल्कुल जो इनकी तरफ से प्रश्न पूछे गए हैं कि भाई कह रहे हैं पहले ये इंदिरा गांधी जी की कांग्रेस अभी है क्या उस तरीके से, और क्या उस समय बहुत अच्छा समय चल रहा था, अब कोई खराब समय आ गया है? जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं वो धर्म के आधार पर यानी मजहब के आधार पर तो नहीं देखी जाती। जितने भी बेनिफिशियरी हैं वो तो सभी धर्मों के यहाँ पर नजर आ रहे हैं। नहीं, सभी धर्मों के नहीं, और खास तौर नहीं, वो सच्चाई है। लेकिन अब फिर ये कहेंगे मजहब के चश्मे से, धर्म के चश्मे से देख लिया। हम तो कह रहे हैं कि भारतीय नागरिकों को फायदा हो रहा है। इस मीडिया रिपोर्ट का खंडन ज्यादा महत्वपूर्ण है, बताइए, कहने की भाई जो रैलियों में कहा जा रहा है वो तो हक है, कांग्रेस भी कहेगी कि भाई ये पार्टी ऐसा करेगी, तो अगर पीएम मोदी की तरफ से कह दिया गया, उन्होंने उनके मैनिफेस्टो का ही तो एनालिसिस किया। आप ये देखिए, वो कह रहे हैं कि भाई अहम पदों पर एससी, ओबीसी और उसी के साथ साथ माइनॉरिटी, बार बार माइनॉरिटी, फिर पर्सनल लॉज, इस तरीके की हरकत जो है उस तरफ से भी तो की गई है, तभी तो उसका एनालिसिस हुआ है। लेकिन आप क्या मानते हैं, क्या अभी हो रहा है, हम मौका दे रहे हैं, या फिर पहले भी सब कुछ हो रहा था? शिवम जी, सबसे पहले तो मैं जो CNN की रिपोर्ट या उन्होंने जो मोदी जी के बारे में, हमारे प्रधानमंत्री के बारे में कहा है, मैं उसका पूरी तरह से खंडन करता हूं। उनकी कोई ताकत नहीं है ऐसे झूठे या सिस्टम की या इको की जो हमारे देश को, हमारे प्रधानमंत्री को कमजोर करते। उनकी इतनी हैसियत और ताकत नहीं है, आज तो कम से कम नहीं है। दूसरी बात, जब कांग्रेस के शासन मुसलमानों को इस हद तक पहुंचाने के लिए, जो आज मुसलमान पसमानदगी में जी रहा है, उसकी असली उसको पहुंचाने के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। कितने मुसलमान जेलों के अंदर 10-10 हजार मुसलमान एक साथ सड़ते थे, हमने देखा है। मेरी 55 साल की उम्र हो गई है। रही बात यह कि जो स्वामी जी ने बहुत सारी फैसिलिटी गिनवाई है कि उनको हमको मिल रहा है, मैं कतई इनसे इनकार नहीं कर रहा कि हमको कुछ नहीं मिल रहा, और ना देश का मुसलमान इस वक्त कोई डरा हुआ है। मेरा सिर्फ ऐतराज ये था कि जब हमारी इतनी अच्छी सरकार है, शासन है, और हम इतनी अच्छी तो हम मुद्दों पर बात करें। रमजान जी, हम उन पर बात ना करें कि अभी मैं प्रधानमंत्री को सुन रहा था, 1 मिनट शिवम जी, अभी मैं गुजरात में प्रधानमंत्री को सुन रहा था आपके चैनल पर ही, मैं कभी चैनल देखता नहीं हूँ, आपके चैनल पर सुन रहा था कि पाकिस्तान उतावला है शहजादे को प्रधानमंत्री बनाए। पाकिस्तान की क्या औकात है? वो उसकी इतनी औकात है कि हमारा प्रधानमंत्री चुनेगा। हमारी प्रधानमंत्री हमारी जनता चुनेगी, हमारे लोग चुनेंगे, हमारा
देश का नागरिक चुनेगा। रमजान जी, क्या बिल्कुल। औकात इनकी उनका नाम लेने की? बिल्कुल। क्या हम हमारा अगर ताकत CNN से आज हम मुकाबला करें, अमेरिका से करें, चीन से करें, तो हमारा अच्छा बनता है कि हम उनके मुकाबले के हैं। एक पिद्दी से मुल्क का तुलना करके कि वो उतावले कौन है वो, नहीं, पर इस तरह की बिल्कुल, बातें करना आप मुझे अगर लगती है तो नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री ठीक को नहीं करना। नहीं, पर रमजान जी, आप इस बात को क्यों नहीं मान रहे हैं कि भाई जॉर्ज सोरोस जैसा व्यक्ति, रॉकफेलर फाउंडेशन जैसे फिलांथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस, ये काफी ताकतें लगी हुई हैं, ये इतना पिक्चर इतनी अच्छी नहीं है। आप जैसे एकदम राष्ट्रवादी मुसलमान हर जगह आपको नहीं मिलेंगे। जो प्रोपेगेंडा चलाया जाता है उसमें मीडिया संस्थान ऐसे इन्वॉल्व हैं और आर्टिकल छाप दिया जाता है। चाइना फंडेड कितने न्यूज़पेपर्स हैं, कितने चैनल्स हैं, विदेश में चल रहे हैं। पाकिस्तान को तो अच्छा ही लगेगा ना भारत बर्बाद हो, उनको तो एक गजवाए हिंद का भी नैरेटिव अपना पूरा करना है, उसके पीछे भी कुछ पैसे का लेकर कुछ देना होगा। आप ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि पाकिस्तान के बारे में भी अगर चर्चा की जाती है, कुछ तो सोच के की जाती होगी। शिवम जी, जो खुद बर्बाद है, जिनके पास कुछ भी आबाद करने के लिए नहीं है, उनकी इतनी वहां पर खंडता और टूटन है अंदर, राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, वो किसी को क्या बर्बाद करेंगे? उनकी क्या औकात ही नहीं है इतनी कि हमारे मुल्क की बराबरी करता है। एक बात। हाँ। दूसरा, अमेरिका ने बहुत प्रोपेगेंडे बहुत पहले से भारत को कमजोर करने के लिए, भारत की सरकार को अस्थिर करने के लिए चलाए और चलाए गए, पूर्व में भी चलाए गए, अभी भी चलाए जा रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री को यहाँ वहां का वीजा देने तक के लिए मना किया, आज वो घुटनों पर है। तो उनके देखिए, आपने रमजान जी एक महत्वपूर्ण बात की। हमारा मुल्क इतना कमजोर नहीं है कि किसी एक CNN की रिपोर्ट से हमारे मुल्क को कमजोर किया जा सकता। बिल्कुल, और नहीं, कमजोर बिल्कुल नहीं करेंगे। हम तो कहते हैं, हम तो खोज के निकालते हैं। ऐसा कोई अगर छापता है तो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। ऐसा ना सोचें कि भाई 1% लोगों, 1% भारतीयों को भी अगर इस तरीके का नैरेटिव पेश किया जाएगा, हम तो उसका विरोध करेंगे, चाहे कितना बड़ा संस्थान वो क्यों ना हो। और इसमें पुनः मैं वो बात दोहराता हूं कि भाजपा की बात नहीं है, PM मोदी की बात नहीं है। अगर किसी भी पार्टी के खिलाफ ऐसा दिया जाता, किसी भी भारतीय के खिलाफ ऐसा छापा जाता, और हमारे फैब्रिक की जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं, मंदिर की बात कर रहे हैं, इनको कोई हक नहीं और कभी हम होने भी नहीं देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूंगा। सुंदर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, रमजान जी आपका, और आलोक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने समय निकाला और अपनी राय को रखा। तो देखिए, आंखें खोलिए, सोते मत रहिए, देखिए क्या कुछ किया जा रहा है विदेशी मीडिया संस्थानों के द्वारा। और आपको ये भी, जैसे सुरेंद्र जी ने यहां पर आपको बताया, जॉर्ज सोरोस जैसी बड़ी बड़ी ताकतें लगी हैं, हजारों करोड़ रुपए लगाए जा रहे हैं भारत के चुनाव को प्रभावित करने के लिए। नहीं चाहते हैं कि मोदी आए। अब ये ऐसा क्यों चाहते हैं और ऐसा इनसे फायदा क्या होगा, ये तो ये ज्यादा बेहतर समझते होंगे। लेकिन अगर ये लोग ऐसा चाहते हैं तो आपको भी सतर्क हो जाना चाहिए और विदेशी मीडिया प्रोपेगेंडा से खास तौर पर आपको बचना चाहिए। और इनको क्या हक है ये हमारे अंदर राम मंदिर के बारे में बात करें और ये साथ ही साथ ज्ञानवापी मंदिर के बारे में क्या बात करें, इनको कोई हक नहीं। और आपको भी करारा जवाब इन सभी मीडिया संस्थानों को देना चाहिए। इसी के साथ मुझे यानी शिवम दत्त मेहता और मेरी पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। अगले बुलेटिन में नई खबरों के साथ पुनः मुलाकात होगी। मेरी और मेरी टीम की तरफ से जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।